नमस्ते एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि इमोशनल डिस्टरबेंस के बाद हमें एक सॉल्यूशन मिला था कि आउटलेट करते रहना चाहिए अपने इमोशंस का, और वो एक टेम्परेरी रिलीफ है। कैसे कैसे हम कर सकते हैं? रिलैक्सेशन के माध्यम से, वेंटिलेशन के माध्यम से, मेडिकेशन के माध्यम से, और साथ ही साथ एक क्रिएटिविटी या एक अपनी हॉबी को रिवाइव करने के साथ, जिसमें हम अपने क्रिएटिव माइंड को यूज़ करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी जाना था कि ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम अपने इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। तो सर, आज आप हमें ये समझाइए कि इन इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को परमानेंटली कैसे हटाएं और किस तरीके से अपने जीवन को बेहतर बनाएं। हम सब यही चाहते हैं। तो हम इनलेट को क्या समझते हैं कि हमारी परिस्थिति या उसमें जो लोग हैं उनका बर्ताव। जी। हमेशा हम दूसरों को दोष देते हैं हमारी परेशानी के लिए कि मैं तो ठीक हूँ, मेरा बेटा बराबर पढ़ाई नहीं कर रहा है, ऐसे मैं चिंतित हूँ, या मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरी बेटी ने जो उसका हस्बैंड चूज़ किया है वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूँ। और इसलिए हम उस दूसरों को सुधारना चाहते हैं। जैसे एक मेरा मरीज़ था, वो मोरारी बापू की कथा सुनने गया। मोरारी बापू की आदत है कि कथा के अंत में सबसे प्रतिज्ञा लेने को कहते हैं कि कोई उनकी जो बुरी आदत है वो छोड़ दे। जैसे अगर दारू पीते दारू छोड़ दो, सिगरेट पीते सिगरेट छोड़ दो। इस मरीज़ को ऐसी कोई आदतें नहीं थी, तो उसने सोचा मैं क्या छोड़ूं। फिर उसको ख्याल आया कि हाँ, उसको गुस्सा बहुत आता है, इसलिए उसने तय किया कि मैं गुस्सा छोड़ता हूँ। शाम को वो घर आया, बीबी बच्चों को बुलाया और कहा, देखो मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, तो आप सब लोग ठीक से पेश आना। मानी हम चाहते हैं कि हमारी भलाई के लिए दूसरे सुधर जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो हमारे बस में ही नहीं है। जी। तो सबसे बड़ी बात जो आपने अभी इनलेट की बताई कि हम ऐसा समझते हैं कि हमारे सफरिंग का या हमारे दुख का या हमारे इमोशनल डिस्टरबेंस का जो कारण है वो या तो परिस्थितियां हैं या हमारे आसपास के लोग हैं। लेकिन असलियत, जैसे आपने ये कहानी के माध्यम से समझाया कि जो असलियत है, जो इनलेट है, वो हम स्वयं है, क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें खुश करने के लिए या हमारी इमोशनल डिस्टरबेंस को दूर करने के लिए सभी लोग सुधर जाएं या बदल जाएं। तो ये एक बहुत सुंदर बात आपने कही है कि हमें दूसरों से अपेक्षा नहीं रखनी है, अपने आप को सुधारना है। तो जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में है। उसको हम जिस तरह लेके जाना चाहे ले जा सकते हैं। लेकिन बगल में से दूसरी गाड़ी जा रही है, उसका स्टीयरिंग व्हील हाथ में ले पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। और लेने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। तो ठीक इसी तरह हमारे जीवन का स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में है। हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, वो हम तय करेंगे। लेकिन दूसरे के जीवन का स्टीयरिंग हमारे हाथ में ही नहीं है, लेकिन उसको हम हाथ में लेना चाहते हैं। जी। नतीजा एक्सीडेंट, झगड़े। तो दूसरों को हम बदल नहीं सकते। मैंने ये नहीं कहा वो सही है, लेकिन उनको अगर सुधारना है तो वो हम नहीं कर सकते। तो ये बात जैसे आपने कही कि हमारी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है हमारे पास है और दूसरे की गाड़ी का स्टीयरिंग उसके पास है। तो हमारी कोशिश एक तो ये होनी चाहिए कि हम फोकस करें अपने स्टीयरिंग व्हील पर। दूसरी बात ये कि दूसरों का स्टीयरिंग व्हील ना तो हम इस्तेमाल करें और ना अपना स्टीयरिंग व्हील उनको दें, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि हम दूसरों के को बदलने की कोशिश करते हैं। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हम दूसरों की ट्यून पर भी नाचते नज़र आते हैं। दूसरों के की एक्सपेक्टेशंस कि वो हमसे क्या चाहते हैं हम वो करते हैं। तो जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है ये दोनों तरीके से परेशान करती है। जब हम अपने इमोशंस का कंट्रोल भी दूसरों को दे देते हैं या दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ना तो हम अपना स्टीयरिंग दूसरे को दें और ना किसी दूसरे के स्टीयरिंग के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करें।
तो अब ये समझना ज़रूरी है कि अब एक्चुअल इनलेट क्या है। सर अब आप ये एक्सप्लेन करें कि एक्चुअल इनलेट क्या है। उसके लिए मैं एक उपमा दूंगा कि फर्ज करो मेरे हाथ में पत्थर है और उसको मैंने कांच पे फेंका, तो जी। क्या होगा? टूट जाएगा। क्यों टूटा? ज़्यादातर लोग कहेंगे क्योंकि उस पर पत्थर फेंका। जी। लेकिन वही पत्थर अगर मैं दीवार पे फेंकूं तो क्या वो टूटेगी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो मजबूत है जी। और कांच कमज़ोर है। कमजोर है, नाजुक है। तो कांच फूटने की सही वजह पत्थर नहीं है, उसकी कंपनी कमजोरी है, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं और पत्थर को दोष देते रहते हैं। राइट, वेरी ट्रू। तो इसी तरह हमारे जीवन में पत्थर पड़ेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, स्ट्रेस होने वाले हैं, लेकिन अगर हम कांच की तरह नाजुक है तो टूटेंगे, अपसेट हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, और बजाय पत्थर को दूर करने के हमें चाहिए कि हमारी कमजोरी को ढूंढ निकाले और उसको मजबूती में बदल दे। मतलब यदि हम कांच हैं तो दीवार बनने की बनने कोशिश करें। जी, ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या होगा कि बाहर कितने भी पत्थर पड़ेंगे हम टूटेंगे नहीं, अपसेट होने वाले नहीं हैं, और टूटेंगे नहीं तो उसका सब नतीजा आने वाला नहीं। सो इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब है कि हम कांच ना बने रहें, हम दीवार बने, ताकि यदि पत्थर पड़े तो हम बिखरे नहीं, टूटे नहीं और मजबूत बनकर खड़े रहें। तो सर जैसे आपने बताया कि हमें स्वयं को सुधारना है और हम स्वयं को ही सुधार सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम गलत हैं और सब लोग सही हैं। हम अपने आप को कैसे सुधारें और अपने आप में क्या क्या सुधारें, या ये मान लें कि गलतियां सब हमारी हैं और बाकी सब लोग सही हैं? दूसरे गलत होते हुए भी अगर तुम्हें उनकी गलतियों का शिकार नहीं बनना है तो तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। जी। तो अगर हम गलत है इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे सब सही है, क्योंकि वो लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। जी। तो वो उनकी कमज़ोरी की वजह से होते हैं। हमको अपनी कमज़ोरी ढूंढ निकालनी है और उसे दूर करना है। दूसरे की कमज़ोरी हम नहीं निकाल सकते। जी, उनको सुधार भी नहीं सकते। हाँ। और उनको गलत ठहरा भी नहीं सकते। तो हमें अपने आप में सुधार करना है और अपने आप को मजबूत बनाना है। तो अपने आप में सर क्या सुधार करें, हम कैसे अपने आप को सुधारें? तो उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम में क्या बदल सकता है और क्या नहीं बदल सकता। क्योंकि अगर ये फ़र्क नहीं मालूम है तो जो हम में नहीं बदला जा सकता उसको सुधारने की कोशिश करेंगे तो सब प्रयत्न व्यर्थ जाएंगे। तो ऐसा भी कुछ है जो हम बदल नहीं सकते? हाँ, उसको कहते हैं स्वभाव। ओके। और वो बदलता क्यों नहीं है? क्योंकि वो जन्मजात है। अच्छा, जो जन्म से स्वभाव के साथ पैदा हुए हैं वो बदल नहीं सकता है। हाँ। और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बदल भी सकती हाँ, हैं, तो वो क्या है? हमारी मान्यताएं, हमारी मान्यताएं। ओके। क्योंकि उसका आधार परवरिश पे है, वो जन्मजात नहीं है। माँ बाप ने क्या सिखाया, शिक्षक ने क्या सिखाया, मित्रों से क्या सीखे, अपने अनुभव से क्या सीखे, उसका निचोड़ वहाँ पे है। अच्छा। तो हम अपनी मान्यता को बदल सकते हैं, स्वभाव को नहीं बदल सकते। ओके। तो जिस स्वभाव के साथ हम पैदा हुए हैं, जो जन्मजात हमारा स्वभाव है, वो बदला नहीं जा सकता। लेकिन जो मान्यताएं जो हमें अपने माता पिता से, अपने शिक्षकों से, अपने टीचर से, अपने मित्रों से या फिर समाज से मिली हैं, उन्हें हम चेंज कर सकते हैं, उन्हें हम बदल सकते हैं। दैट इज़ वेरी राइट। इन दोनों का रिश्ता क्या है? तो कंटेनर और कंटेंट का, यानी समझो एक पतीला है, उसमें अपने दूध भरा, दूध निकाल के पानी भरा, पानी निकाल के छाछ भरी, पतीला वही का वही रहता है। उसके जो अंदर की चीज़ें हैं वो बदलती रहती है। अच्छा। तो जो पतीला है वो हमारा स्वभाव, वो वही रहता है। ठीक है। बदलता क्या है? तो कि हमारी मान्यताएं, और हमें उस पर गौर करना है। ओह, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इसको दोबारा से अनपैक करना चाहती हूँ। अभी हमने ये सीखा है कि हमारा जो स्वभाव है और हमारी मान्यताओं के बीच का जो रिश्ता है वो एक कंटेनर और कंटेंट का है। जैसे एक पतीला है, उसके अंदर का जो कंटेंट है, उसमें दूध है, पानी है, छाछ है या जो कुछ भी है,
वो बदल सकता है, लेकिन पतीले का जो अपना आकार है वो सेम रहता है। जिस स्वभाव के साथ, जिस प्रकृति के साथ हम पैदा हुए हैं वो हमेशा वही रहने वाली है, लेकिन उसके जो अंदर हमने मान्यताएं भरी हैं, जो बचपन में सीखा था या जो बाद में सीखते रहे हैं, उनको हम बदल सकते हैं और उनको बदलते रहना चाहिए समय के अनुसार, हालात के अनुसार, सर्कमस्टेंसेस के अनुसार और अपने अपनी ग्रोथ के अनुसार। तो ये बहुत अच्छी बात सीखी है हमने, स्वभाव को बदल नहीं सकते लेकिन मान्यताओं को बदल सकते हैं। अब ये जो स्वभाव मैंने कहा जन्मजात है, फिर भी वो जन्म के समय दिखता नहीं है क्योंकि एक बीज रूप से है जी। जैसे एक पूरा पेड़ बीज में समाया है, लेकिन उस बीज को देखेंगे तो आपको वो वृक्ष दिखेगा नहीं। जब इस बीज को बोओगे और पूरा वृक्ष उसमें से उग निकलेगा तो मालूम पड़ेगा कि इतने छोटे से बीज से इतना बड़ा वृक्ष उग निकला है जी। इसी तरह हमारा स्वभाव भी जन्म के समय बीज रूप से है और जैसे हम बड़े होते हैं वो निखर आता जी। तो सब फर्ज करो कि हमने सेब का बीज बोया है, तो पेड़ कौन सा उगेगा? सेब का। सेब का। फल कौन से मिलेंगे? सेब के। अब उस सेब के पेड़ से हम अपेक्षा रखते हैं आम की या चीकू की या संतरे की या केले की, तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन। हाँ। अब वो फ्रस्ट्रेशन के लिए हम किसे जिम्मेदार मानते हैं? पेड़ को। पेड़ को। इसलिए अब हम उस पेड़ को सुधारना चाहते हैं, उसको ज़्यादा खाद देते हैं, ज़्यादा पानी देते हैं, कुछ कटाई वटाई करते हैं उस उम्मीद के साथ कि अब तो मेरा चहीता फल उससे मुझे मिलेगा। लेकिन तुम्हारे लाख प्रयत्न के बावजूद वो मूर्ख पेड़ सुधरता नहीं है जी। तो क्या नतीजा होता है? और गुस्सा आता है, चिढ़ आती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है और उसके लिए हम जिम्मेदार किसे ठहराते हैं? फिर उसी पेड़ को। उसी पेड़ को। अब वास्तव में, हकीकत में क्या वो पेड़ हमारे अपसेट होने के लिए जिम्मेदार है? नहीं। तो क्या जिम्मेदार है? हमारी अपेक्षा। और कैसी अपेक्षा? जो अवास्तविक है। हकीकत ये है कि वो सेब का पेड़ है, हमारी अपेक्षा है आम की या संतरे की या चीकू की। तो ये जो हमारी अवास्तविक अपेक्षा है, यही हमारी अंदरूनी कमजोरी है, जिसके वजह से हम होते हैं दुखी जब भी जीवन में आता है दुख। और परिस्थिति को मार मचोड़ के हमारी अपेक्षा में फिट करने के बजाय हमें चाहिए कि इस अपेक्षा को छोड़े और हकीकत को जैसा है वैसे स्वीकार करें। तो ये बहुत अच्छे से हमने सीखा कि जो भी हमारा स्वभाव है, जो मूल स्वभाव है, वो बदलता नहीं है। जैसे एक पेड़ का जो बीज है, यदि हमारा बीज सेब का है तो उससे फल भी सेब का आएगा और उसी को ही हम नर्चर कर सकते हैं। यदि हम उससे एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं दूसरी रखेंगे तो फिर हम फ्रस्ट्रेट होंगे और फिर कारण हम समझेंगे कि पेड़ है, लेकिन वो एक्चुअली क्या होगा, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कारण बनेंगी। तो अब हमें ये देखना है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को कितना सहज रूप से स्वीकार कर सकते हैं। यही हमारा एक मकसद होना चाहिए। हकीकत को स्वीकार कर लें और अपने जो फ्रस्ट्रेशंस हैं उनसे बच जाएं। इससे हमारी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हमें परेशान नहीं करेंगी। तो सर, जैसे आपने बताया कि हमें पत्थरों से बचना है तो कांच नहीं दीवार बनना है, इसका क्या मतलब है? इसको थोड़ा आप और विस्तार में समझाएं कि क्या दीवार बनने का मतलब है निष्ठुर हो जाएं या इनसेंसिटिव हो जाएं या इमोशंस को फील ना करें? इनसेंसिटिव नहीं, ट्रांससेंसिटिव होना है, उससे ऊपर उठना है। ओके। इनसेंसिटिविटी मानी वो डिसेंसिटाइजेशन है। हम कहते हैं ना मोटी चमड़ी के हो गए, तो ऐसा नहीं बनना है। हमारी सेंसिटिविटी रहती है जी, लेकिन हमारी ससेप्टिबिलिटी, हमारी जो कमजोरी है उसको दूर करना है। तो जैसा आपने बताया कि निष्ठुर नहीं होना है, इनसेंसिटिव नहीं होना है, रादर वी हैव टू गो बियॉन्ड सेंसिटिविटीज एंड रिमूव इमोशंस। तो इस इमोशन से के साथ साथ यदि हम बात करें तो एक बहुत ही उससे मिलती जुलती एक और टर्म आती है फीलिंग, कि हम इमोशनल फील करते हैं या फिर
जो हमारी फीलिंग्स हैं वो हर्ट ना हो, या फिर हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको हम कैसे डील करें। तो आप मुझे टेक्निकली ये समझाएं, क्या इमोशंस और फीलिंग्स एक ही हैं या वो डिफरेंट है, और उनमें डिफरेंस है तो वो क्या है? ये आम तौर से लोग इसको एक ही मानते हैं, लेकिन जी। है नहीं। दोनों में फर्क क्या है? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमोशंस और फीलिंग्स दो डिफरेंट चीजें हैं। हाँ। ओके ओके। फीलिंग कैसे उठती है कि जब हमारे स्वभाव और जो हमारा वातावरण है उसमें इंटरेक्शन होता है। स्वभाव और वातावरण में इंटरेक्शन फीलिंग जनरेट करता है। जी। और इमोशन कब उठते हैं? जब हमारी मान्यताएं और हमारी वातावरण का इंटरेक्शन होता है। ओके, जब हमारी मान्यताएं और वातावरण का इंटरेक्शन होता है तो इमोशंस आते हैं। ओके, सो मैं आप सबसे एक बार फिर से ये बात कहना चाहती हूँ कि इमोशंस और फीलिंग्स दोनों अलग चीज़ें हैं। फीलिंग तब आती है जब हमारा स्वभाव और वातावरण इंटरैक्ट करते हैं, और इमोशंस तब आती हैं जब हमारी मान्यताएं और वातावरण इंटरैक्ट करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इसको मैं बहुत डिटेल में समझना चाहूँगी कि हमारे स्वभाव में और मान्यताओं में क्या डिफरेंस है। आप बने रहिए, नेक्स्ट एपिसोड में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे बिलीफ सिस्टम पर, हमारी मान्यताएं क्या है, और हमारे स्वभाव पर, कि हमारे स्वभाव कैसे हैं और कैसे बनते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है ये टॉपिक। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।